नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ पाठक नेक्स्ट रैंक अप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप लोग यहां पे मेरा लेक्चर देखने के लिए आए। यह प्रोग्राम मेनली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही कठिनाई जाती है और वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट और एमपी सेट जैसे अन्य एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम प्री और मेंस दोनों को पूरी तरह समझाने वाले हैं। यहाँ तक कि मैंने ये जो चैनल है स्टार्ट भी इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर जो कोचिंग है वो मेंस के नाम पे भी प्री का कंटेंट पढ़ा के आपको छोड़ देते हैं, जिस वजह से रिज़ल्ट उतना अच्छा आ नहीं पाता। और ख़ासकर जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे कोई उतनी बढ़िया कोचिंग नहीं है जो कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा पाए, यूपीएससी एमपीपीएससी, और उसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत ही कठिनाई आती है। टीचर्स आपसे वादा करते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो कि आपको हर जगह नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है जिससे आप लोगों को कोई समस्या ना जा पाए और आसानी से आप पढ़ पाएँ। साथ ही साथ जो मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ कवर है। हिस्ट्री के नोट्स लेने की आपको कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने अलग अलग जगहों से निकाली है, अलग अलग सोर्सेज यूज़ किए हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ मैं आपको दे पाऊँ। और पूरा ही मेंस का कंटेंट प्री उसी में होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्री की कोई तैयारी नहीं होती, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, तैयारी मेंस की ही होती है। प्री के 2 महीने पहले प्री के सिलेबस पे फोकस किया जाता है और उस सिलेबस को मेंस के कंटेंट से निकाल लिया जाता है। तो यदि आप इसमें हैं कि आपको कोई प्री की तैयारी करवा दे तो आप गलत जगह हैं। प्री की कोई भी तैयारी नहीं होती है, तैयारी सिर्फ होती है मेंस की। इसी के साथ हम लोगों ने जो जो पढ़ा है कि इस में आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है, ये हम इनमें से जी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनमें से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिस्कवरी, नोमेनक्लेचर, एक्सटेंशन और टाइम पीरियड तक हम लोग पढ़ चुके हैं और टाउन प्लानिंग भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आगे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में इसका आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ था। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसका एक ओवरव्यू मैंने दिया हुआ था आपको कि जितनी भी ये चीज़ें हैं क्या कहलाती हैं। तो यदि आपको पढ़ने में समस्या जाए, परेशानी जाए समझने में, तो एक बार सिर्फ क्लास फर्स्ट देख लीजिएगा। क्लास फर्स्ट देखने से आज की क्लास से भी आपको समझ में आने लगेगा। बाकी जो बीच में क्लास है वो तो आपको देखिए देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो हम लोग टाउन प्लानिंग तक पहुंच चुके थे। टाउन प्लानिंग तक पहुंच चुके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि आज हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बदलाव किया कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हुए जो कि टाउन प्लानिंग से ही संबंधित थे। देखिए पीडीएफ सब है इस स्लाइड में आपको एनिमेशन के साथ, है ना। तो अब हम आज क्या पढ़ेंगे? तो आज जो है पढ़ना है उसको, उसका नाम बताने की जगह मैं कुछ लाइन बोलना पसंद करूँगा कि हड़प्पा की गलियों में कुछ राज थे छुपे, जहाँ ग्रेट बाथ में सपने भी पवित्र थे धुले। जहाँ ग्रेट बाथ में सपने भी पवित्र थे धुले, अन्नागार की दीवारों में कुछ अन्नागार की दीवारों ने कुछ खत थे संभाले हुए, शायद किसी मोहब्बत के सिलसिले पुराने थे। तो मेन जो हमारा है आज का ये टॉपिक जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है ग्रेट बाथ और ग्रीनरी। ग्रेट बाथ और ग्रीनरी होता क्या है? तो भैया इतनी गर्मी हो रही है तो क्या आप स्विमिंग पूल नहीं गए? तो जैसे आप स्विमिंग पूल जाते हैं वैसे भी ये भी एक ग्रेट बाथ भी एक स्विमिंग पूल है। हड़प्पा सभ्यता का, आज से 5000 साल पहले, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये भी टाउन प्लानिंग का हिस्सा है जो कि ये भी टाउन के अंदर आता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर जो कि एक ट्रेड सेंटर भी है, यहाँ पे आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ, इसका एंशिएंट वर्ल्ड में क्या काम था, क्या इसका प्रयोग था, क्या आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, द
द ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक्स इन द एंशियंट वर्ल्ड। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया कि एंशियंट टाइम में ये एक पब्लिक वाटर टैंक था। ठीक, कहाँ से मिला ये? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ये मिलता है, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान है। एक मेजर सिटी, एक बड़ा शहर है, कहाँ का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोहनजोदाड़ो, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोहनजोदाड़ो एक मेजर सिटी है, जो कि एक ट्रेड सेंटर भी है। ये भी आप याद रखिएगा, ट्रेड सेंटर भी है, जहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिलता है। यदि हम इसका टाइम देखें तो ये 2600 से 1900 BC का इसका टाइम पीरियड है। हिंदी में भी आपको लिख दिया। ठीक है, ग्रेट बाथ। अब हम पहले इसका एक इमेज देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाए ये ग्रेट बाथ का। जी, ग्रेट बाथ ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से पानी यहाँ पे भर सकते थे। वहाँ से देखिए सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं अंदर। ठीक है, आप सामने ही देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी अंदर गई हुई हैं, जहाँ पे लिखा है ये 900 स्क्वायर फीट। ये ग्रेट बाथ है हमारा। यहाँ से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ अंदर गई हुई हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्थाएँ करके रखी थी। यहाँ पे साथ ही साथ ये वाटर टाइट है, यहाँ बिटुमेन वगैरह का यूज़ किया गया है इसको वाटर टाइट बनाने के लिए। ठीक है, अभी ये आपने एक बस की इमेज देख ली। अब इमेज देखने के बाद जब आप पढ़ोगे तो उसका एक अंदाज़ा तो लगा पाओगे कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं थी। ठीक है, अब आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, ये रेक्टेंगुलर था, अभी आपने देखा। हाँ, ये रेक्टेंगुलर शेप में था। इसकी लेंथ, इसकी लंबाई 11.88 मीटर इसकी लंबाई है, 7.01 इसकी चौड़ाई है और 2.43 मीटर ये डीप है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और यदि प्री में ना भी पूछा जाए, प्री में हो सकता है ना भी पूछा जाए, और मुझे याद भी नहीं कि अभी तक ये पूछा गया है, लेकिन मेंस में जब ग्रेट बाथ टॉपिक आपको लिखने के लिए देते हैं और वहाँ पे आप लिखते हैं ये चीज़, तो बड़ा ही ये टीचर को अट्रैक्टिव लगेगा, और टीचर को लगेगा कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति को कुछ आता है और वो नंबर देने में हिचकेगा नहीं। जब आप ये चीज़ें लिखेंगे कि वह 11.88 मीटर लॉन्ग है, 7.01 मीटर वाइड है, साथ ही साथ 2.43 मीटर डीप है, और यही है हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्विमिंग पूल। गर्मियाँ होंगी, उन्हें भी स्विमिंग पूल चाहिए, आपको भी स्विमिंग पूल चाहिए। ठीक है, काय से बना हुआ होता था? मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। लगभग पूरा शहर पकी हुई ईंटों से बना है। और साथ ही साथ एक बात और, मोहनजोदाड़ो को डैड ऑफ माउंट्स कहा गया है। वो माउंट्स ऑफ डैड का कुछ इसी तरह से कहा गया है। ठीक है, माउंट्स ऑफ डैड, यही कहा गया उसे। ठीक है, तो इसको पकी हुई ईंटों से बनाया गया है। साथ ही साथ इसको बिटुमेन, वाटर प्रूफ करने के लिए बिटुमेन के द्वारा इसको सील्ड किया गया है, वरना पानी आप भरेंगे तो जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वो पानी को सोख लेती है, पानी यहाँ वहाँ से बह जाता है, बाहर निकल जाता है, आप उसमें स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, आप उसमें तैर नहीं पाएंगे। इसलिए आज के टाइम पे भी देखिए टाइल्स वगैरह या कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं स्विमिंग पूल में की जाती हैं अंदर की ओर, जिससे पानी बाहर ना निकले। उसी प्रकार इस समय बिटुमेन का यूज़ किया जाता था कि जो ग्रेट बाथ है वो वाटर प्रूफ रहे। इसमें मैंने आपको अभी बताया 2 स्टेयर केसेस होती थी। यहाँ पे फिर से आप इमेज में देख लीजिए, दोनों साइड आपको एक, यहाँ पे देखिए ये आपको सीढ़ियाँ हो गई, स्टेयर केस हो गई, और नॉर्थ और साउथ दोनों में हुआ करती थी। ये देखिए इस तरफ भी ये बनी हुई हैं, और यहाँ पे अलग अलग कुछ व्यवस्थाएँ, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे देखिए इसका फर्श हल्का चिकनाहट है। यहाँ पे आप यह नहीं सोच सकते कि ये पानी पी जाएगा, यहाँ पे पानी बना रहेगा, वरना ज़मीन मिट्टी क्या होती है, धरती क्या होती है, पानी को सोख लेती है, पी लेती है, और पानी वहाँ पे नहीं टिकेगा। लेकिन इसको बिटुमेन के द्वारा बनाया गया है, बिटुमेन का एक यहाँ पे फर्श बिछाया गया है, इसको वाटर प्रूफ बनाया गया है। ठीक है, साथ साथ 2 स्टेयर केसेस, 2 उत्तर दक्षिण से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और इसकी अगल बगल के सराउंडिंग में रूम्स बनाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि या तो ये नहाने के बाद किसी व्यक्ति को कोई धर्म का काम करना होगा, पूजा वगैरह कोई रिचुअल करना होगा, तो उसके लिए, वरना चेंजिंग रूम,
नहाने के बाद चेंजिंग रूम की ज़रूरत पड़ती है, या तो उसके लिए इन रूम्स को बनाया गया होगा। साथ ही साथ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्थाएं थीं कि कहीं पे भी शहर में गंदगी नहीं होगी, कहीं पे भी बारिश की वजह से या किसी भी और चीज़ की वजह से शहर में पानी नहीं भरेगा उनकी शहरों में, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम की एक उत्तम व्यवस्था थी। तो उसी ड्रेनेज सिस्टम से इस ग्रेट बाथ को कनेक्ट किया जाता है पानी बाहर निकालने के लिए, वरना इतना पानी आप कहाँ ले जाओगे, सड़कों पे तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। आगे हम इसी के साथ देखें तो यहाँ पे क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था ग्रेट बाथ बनाने का। ग्रेट बाथ बनाने का देखिए हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। आप स्विमिंग पूल क्यों जाते हैं, गर्मी है, उद्देश्य है कि आपको गर्मी जो है, गर्मी से राहत पानी है, ठंडक चाहिए है आपको। साथ ही साथ और क्या आपका उद्देश्य होता है, मस्ती करनी है दोस्तों के साथ, खेलना है आपको पानी में, डांस करना है। आजकल तो झूले वगैरह भी है, स्लाइड्स वगैरह होने लगी हैं, तो आपको स्लाइड्स में से सरकना है, ये आपका पर्पस है वहाँ जाने का, देखना है आपको क्या मज़ा आता है। उसी प्रकार इनका भी पर्पस था, बस उनका पर्पस मज़े करना नहीं था, उनका पर्पस था कि एक रिचुअल बाथिंग थी, एक सेरेमोनियल पर्पस, मतलब कि कोई धार्मिक कार्य या कोई अच्छा दिन है आज, एक जैसे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, वैसे इन लोगों के भी कुछ दिन होते थे, तो उसके पहले नहाने का इनकी एक परंपरा थी, इसलिए इसे धार्मिक स्नान किया करते थे अनुष्ठानों के लिए, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में धार्मिक या सामाजिक महत्व का प्रतीक था, ठीक है। ये सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई ओकेज़न पे कोई अच्छा एक त्यौहार है, उसके लिए इसको खोला जाता था, यहाँ पे स्नान किया जाता था, तो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो गया, तो ये इसका सिंबल भी हो गया, एक साइन हो गया सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का। साथ ही साथ कुछ विद्वानों का मानना था कि यह एक पब्लिक सैनिटेशन या फिर अर्बन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल है, जो कि हाँ सही है, ये अर्बन प्लानिंग ही तो है। क्या आज के टाइम पे आप देखते हैं कि किसी गांव में, किसी रूरल एरिया में, गांव में आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, कोई देहात वगैरह में। हालांकि हाँ, शहर का कोई व्यक्ति शहर से बाहर जरूर बनवा लेता है बड़ी जगह पे, लेकिन किसी स्पेसिफिकली आपको गांव वगैरह या देहात वगैरह में स्विमिंग पूल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तालाब वगैरह हैं, लेकिन तालाब और स्विमिंग पूल में फ़र्क होता है, तालाब गांव में ही होते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल को एक अलग तरीके से बनाया जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि यह एग्जाम्पल है पब्लिक सैनिटेशन का और अर्बन प्लानिंग का, जो कि सच बात है। अब इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। महत्व इसका ये है कि यह अर्बन प्लानिंग को, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग को शो करती है, दिखाती है, उसकी योजनाएं दर्शाती है कि किस प्रकार शहर बसे थे आज से 5000 साल पहले। और एक और चीज़ बता दूं आपको, रोमन जो एरिया है वहाँ पर 70 AD में ये हमारे से ग्रेट बाथ वगैरह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता, जो कि हमें गौरवान्वित करती है, हमें एक फ़क्र में गर्व महसूस कराती है कि हमारी जो सभ्यता है उससे भी पहले आज से 5000 साल पहले हमारे यहाँ ग्रेट बाथ थी, जब लोग जानते ही नहीं थे। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन या कॉन्टेम्प्रेरी हम कह सकते हैं जो भी सभ्यताएं थी, जैसे कि हमारी मेसोपोटामिया हो गई और इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गई, उनमें भी ऐसी कोई संरचना नहीं थी, ऐसी कोई ग्रेट बाथ जैसी कोई चीज़ नहीं थी, या रिचुअल बाथिंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ हमारी ही यह एक महान सभ्यता है, हड़प्पा महान सभ्यता है, जहाँ पे हमें ग्रेट बाथ जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि आगे जाके घाटियाँ जैसी चीज़ों में देख सकते हैं, ठीक है। जो घाट होते हैं, हम जाते हैं ना, गंगा के घाट पे गए रिचुअल बाथिंग करने के लिए, ये वही तो हैं। उस टाइम ग्रेट बाथ था, आज के टाइम पे घाट हैं। अब आगे हम देखें तो ये हाइजीन और वाटर मैनेजमेंट को दर्शाती है, स्वच्छता और जल प्रबंधन। जी हाँ,
पानी जो है वो एक ग्रेट बात वाले क्षेत्र में भरा हुआ है। अब ग्रेट बात जो बना हुआ है उसमें भरा पानी कहीं पे भी वो नहीं फेंकते हैं कि आपने निकाला और फेंक दिया। आज के टाइम पे होता है घर का पानी निकाला रोड पे डाल दिया, जो उनकी सब्जी वब्जी थी उसका पानी में सब रोड पे, इससे स्वच्छता नहीं बनी रहती, इससे गंदगी फैलती है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इन चीज़ों का ध्यान देते थे, इसलिए मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था कि ग्रेट बाथ को एडवांस ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किए हुए होते हैं, जिससे हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। पानी इधर उधर नहीं बहेगा, वो भी ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा ही शहर के बाहर निकल जाएगा। अगर शहर के बाहर कैसे निकल जाएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ, इस स्लाइड में देखिए। ये पता नहीं आज क्यों मैं इतना परेशान कर रहा है, लेकिन ठीक है, अब देखना है तो थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा। खुल जा शिमशिम। देखिए ड्रेनेज सिस्टम का एक पूरा उदाहरण है यहाँ पे। जब आप लोग इस वीडियो को देखें तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा टाइम बीच में वेट ना करना पड़े। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम देखिए, नालियाँ बनी हुई हैं, चीपों ये ढकी हुई हैं, बीच बीच में मैन होल से साफ़ सफाई के लिए। ये देखिए घरों की बाथरूम में, हर घर में बाथरूम हुआ करती थी, टॉयलेट्स हुआ करती थी। ये घरों की बाथरूम से ये ड्रेनेज पाइप कनेक्ट है, जो कि पूरा पानी यहाँ पे देखिए नल के द्वारा, उसके द्वारा पाइप के द्वारा बाहर निकल रहा है, बह के ये पूरा शहर के बाहर जाएगा। इसी तरीके से ऐसे ही पाइप ड्रेन हमारे ग्रेट बाथ से ड्रेनेज सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, और ये स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम की ये लाइन गई है। साथ ही साथ एक मेन ड्रेन होता है जहाँ पे पूरा पानी जाके मिलता है, जो कि शहर के बाहर बना होता है। तो इस तरीके से पूरा हेल्थ और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, हमारे हाइजीन और वाटर मैनेजमेंट का, स्वच्छता का, आपकी सेहत का। ठीक है, अब तुलना करें तो मैंने देखी अभी आपको साफ साफ पहले ही बता दिया था, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी आपको ढांचा, आकृति हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलावा कहीं और पे देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको कहाँ पे मिलती है? हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। इसके कॉन्टेम्परेरी जो भी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, आपकी इजिप्टियन सभ्यता थी, यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अब ये एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके साथ देखिए ग्रेट बाथ के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो रोमन में जो हमें ग्रेट बाथ जैसी एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जो कि 70 AD का था, वो ये रहा। और जबकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें आज से 5000 साल पहले देखने को मिल जाता है। ये देखिए 70 AD का ये रोमन बाथ है, फिर हमारा 2500 BC की ये हमारी एक इमेज है, क्योंकि मोहनजोदारो से है ग्रेट बाथ की। ठीक, अब कोई कहेगा कि ये सर आपने भैया बताया कि ये 5000 साल पहले यहाँ पे लिखा है 2500 BC। BC का मतलब होता है, मतलब हम बोल सकते हैं बीच में एक जीरो आता है, उसके पहले माइनस की संख्या, जो कि ये BC चलता है। जीरो के पहले वाले जो साल थे और जीरो के बाद वाले जो हमारे 1 2 3, ये हम 2000, तो आज हम कहाँ हैं? 2025 साल ये होगा और 2500 वो होगा, तो पहुँच गया 5000 के लगभग आप। ठीक है, तो वो BC में चल रहा है, और ये हमारा एंड डोमेन AD में होता है। ये हमारे AD का टाइम है, जो अभी हम जहाँ हैं ये AD वाला टाइम है। ये हमारा 1 2 3 इस तरीके से हम गिनते हैं। और जो BC का टाइम था वो 3 2 1, मतलब कि 2500 के बाद यहाँ 2501 नहीं आएगा, यहाँ पे 2499, 2499, 2498, ये पीछे जाते जाएगा। ठीक है, देख 2500 साल ये हो गए हमारे। अब वहाँ पे यहाँ पे हमारे 2025 साल ये हो गए, तो लगभग पहुँच गए अब 4-5 हज़ार साल पहले।
तो इस तरीके से ये काउंटिंग की जाती है। एक बार और देखना हो तो आप देख लीजिए। ये बात अभी व्यवस्थाएं देखिए कितनी अच्छी तरीके से की गई हैं, हर चीज़ बगल में, चेंजिंग रूम वगैरह। अब ये हमारा जो ग्रेट बात है, यहाँ पे ये दबा हुआ मिला तो पूरी चीज़ें आपको नहीं मिली सामने, कैसे चेंजिंग रूम थे, बाकी जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट था, सिस्टम था, ये हर चीज़ आपको देखने को नहीं मिली। पर फिर भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही मैनेजमेंट था उस टाइम का। इसलिए मैंने आपको जब क्लास 1 ली थी, सबसे पहली बात यही बोली थी कि क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा शहर जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के, जहाँ पे शानदार शहर बसे हुए हैं, एक मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया है वहाँ का, शहर अच्छी तरीके से बसे हुए हैं, अर्बन प्लानिंग है, ग्रेट बात, ग्रीनरी, पोर्ट्स, पोट्री जैसी चीज़ें यहाँ पे पनप रही हैं। अब इसी के साथ हम आगे जाते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा एक पीडीएफ में प्रोवाइड की है, वो है आपका माइंड मैप। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रीनरी, अनाज भंडार। ये अनाज भंडार हो गया, वहाँ पे अनाज भंडार है जो कि हड़प्पा सभ्यता में मिला, हमें पाया गया है। ग्रीनरी का काम क्या था, क्यों इन चीज़ों को बनाया गया और किस तरीके से इनका निर्माण किया गया। तो ग्रीनरी देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सब जो कि जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें थीं, लार्जेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर थे, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उनमें से एक थी हमारी ग्रीनरी, अनाज भंडार। ये बड़े बनाए हुए स्ट्रक्चरों में से एक था। ठीक है, अब ग्रीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जो भी हम उगाते हैं, खेती किसानी करते हैं, उसमें जब खेती किसानी एक बड़े लेवल पे हो, आपके पास चीज़ें बचें, अनाज आपके पास बचे, जब आप ग्रीनरी का यूज़ करोगे। मैंने आपको भी पिछली क्लास में बताया था कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 5,000 रुपये, या आपके पास एटीएम अकाउंट पहले से नहीं है, तो बहुत ही कोई ही व्यक्ति होगा जो एटीएम अकाउंट खुलवाएगा उन पैसों को रखने के लिए। 5,000 रुपये तो आपका एक महीने में वो आराम से खर्च हो ही जाएगा, उसमें तो आप बचत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपये महीने, तो क्या आप उसे घर में रखने का रिस्क लोगे? नहीं, नहीं लोगे ना। आप उसके लिए एटीएम अकाउंट खुलवाओगे, आप 1,00,000 रुपये महीने डायरेक्ट आपके बैंक में जाएंगे, एटीएम अकाउंट में जाएंगे, लेकिन 5,000 रुपये नहीं आएंगे। वैसे ही यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर खेती किसानी एग्रीकल्चर कम मात्रा में होती तो क्या ये ग्रीनरी बनवाते? नहीं बनवाते। ग्रीनरी इनने बनवाई क्योंकि इनके पास जो इनकी एग्रीकल्चर थी, खेती थी, वो एक सफिशिएंट मात्रा में हो रही थी कि इनके पास चीज़ें बचें, ये चीज़ें बचा सकें, ये आगे के लिए सोच सकें।
यहाँ से एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि यदि सब लोग एक साथ एक ग्रीनरी में अपना सामान रख रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई एक हेड होगा, क्योंकि आपसी में इतने लोग हैं, ये लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन यदि कोई इनका लीडर होगा, सेंट्रलाइजेशन जैसी कोई चीज़ होगी, तो इनका जो मुखिया होगा वो इनसे कह पाएगा कि आपको ऐसा करना है, तब यह लोग बिना क्वेश्चन के ये चीज़ें करेंगे। यहाँ से आपको पता चलता है यहाँ पता क्या चलता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना हम वहाँ थे, ना मैं वहाँ था, ना आप वहाँ थे, ना हम जा सकते हैं, तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था सेंट्रलाइजेशन, जो कि कई इतिहासकारों ने कहा भी है। इसके बाद हम पॉलिटिकल सिस्टम ही पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कई इतिहासकारों ने कहा है कि यहाँ पे प्रीस्ट क्लास का डोमिनेंस था, कई लोगों ने कहा है मर्चेंट क्लास का था, कई लोगों ने कहा है सेंट्रलाइजेशन था। हालांकि सेंट्रलाइजेशन जो है वो ये ग्रीनरी वगैरह मिली, इसी वजह से कहा गया कि यहाँ पे हो सकता है सेंट्रलाइजेशन हो। अब हम देखें कि इट रिफ्लेक्ट्स द एडवांस्ड स्टोरेज एंड ट्रेस सिस्टम और ओपन सिविलाइजेशन। आपको ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एडवांस स्टोरेज सिस्टम। एडवांस स्टोरेज सिस्टम ही था। अभी मैं आपको खूबियाँ बताऊंगा तो आप कहेंगे कि उस टाइम पे, ये देखिए, ये नीचे आप देखिएगा, ये सीढ़ियाँ गई हैं, ये बिल्कुल ज़मीन से नहीं बनाया गया, ज़मीन के ऊपर बनाया गया है। ज़मीन के ऊपर बनाने की भी एक वजह थी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ट्रेड सिस्टम, ये अगर ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो ट्रेड भी तो करेंगे, व्यापार भी तो करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ये देखिए अपना जा रहा है वहाँ ऊपर, देखिए कुछ लोग हैं अंदर की ओर जा रहे हैं ग्रीनरी में अपना सामान रखने के लिए, ठीक है। अब आगे मैंने अभी बताया कि एक ऊपर ये ज़मीन से लगा हुआ नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, बुल्ट ऑन अ रेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड्स। बाढ़ वगैरह से बचाने, क्या होता है, जैसे बाढ़ आई, बाढ़ का पूरा पानी आपका ग्रीनरी में घुस गया, बाढ़ का पूरा पानी अगर ग्रीनरी में घुस जाएगा, अनाज भंडार में घुस जाएगा, तो पूरा उनका अनाज खराब हो जाएगा। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि चाहे हड़प्पा का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, अनाज में अगर पानी गया तो अनाज खराब हो जाता है, बहुत, ठीक है, आम बात है। तो बाढ़ से सुरक्षा के लिए इसे ऊंचे चबूतरे, रेस्ट प्लेटफॉर्म का क्या कहते हैं, ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। साथ ही साथ इसको पकी हुई ईंटों से बनाया गया है, ठीक है। ऑफन इन स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। साथ ही साथ कई जगहों पर इसको 2 कंपार्टमेंट में भी बांटा गया है। ऐसा नहीं कि एक हमारा अनाज भंडार है, एक गेट से गया पूरा एक बड़ा हॉल है, ऐसा नहीं, कई जगहों पर इसको 2-2 कंपार्टमेंट में भी बनाया गया। अब एक और चीज़ बताइए, आप कहेंगे कि भैया चलो ठीक है, आपने इसको एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया, एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया जिससे ये फ्लड से बच गया, लेकिन ये इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है पकी हुई ईंटों से, और अगर ये एयर टाइट होगी, एक क्वेश्चन आ गया, अगर ये एयर टाइट होगी तो क्या यहाँ पे अनाज सुरक्षित रह पाएगा? क्योंकि किसी भी इंसान हो चाहे अनाज, वेंटिलेशन सिस्टम की ज़रूरत रहती है, इसलिए यहाँ पे एयर डक्ट्स बनाई गई हैं, वायु नलिकाएं, जिससे अंदर हवा जा सके। तो यहाँ पे क्या थी, ये पॉइंट यहाँ पे नीचे ही लिखा है, प्रेजेंस ऑफ एयर डक्ट्स फॉर वेंटिलेशन, हवा हवादारी के लिए वायु नलिकाएं बनाई गई थी। तो यहाँ पे हर चीज़ तो आप देख रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं उस टाइम पे भी विज्ञान का विकास था, साइंस एंड टेक विकसित था, डेवलप्ड था, लोग जानते थे साइंस एंड टेक के बारे में। आप ग्रिड बात देखिए, ग्रिड बात में आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक पैटर्न में मिलती है, ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न में मिलता है। बिग बिटुमिन का यूज़ किया गया है, वो साइंस ही तो है एक बिटुमिन, कि बिटुमिन से उन्होंने बनाना, पता था कि चिकना फर्श बनाना है वरना पानी उसमें नहीं रहेगा, नहीं ठहरेगा। ग्रीनरी एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे बनाई, उन्हें पता था कि फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो हमें एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमें अनाज भंडार बनाना होगा, जैसे अनाज सुरक्षित रहे, बाढ़ का पानी उसे खराब ना कर पाए। वायु नलिकाएं, एयर डक्ट्स बनाई गई वेंटिलेशन सिस्टम के लिए, हवादारी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ एविडेंस ऑफ वुडन सुपर स्ट्रक्चर एबव द बेस ब्रिक बेस। कई जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि जो ये बेस है ब्रिक्स का, पकी हुई ईंटों का, उसके ऊपर एक लकड़ियों का स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है ग्रीनरी में, सुपर स्ट्रक्चर, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जो कि मजबूती से बनाया जाता है।
अभी जितना पढ़ाया मुझे यकीन है आपको समझ में आया होगा, और धीरे धीरे ही हम पढ़ेंगे जिससे आप और चीज़ें समझ पाएँ। क्योंकि देखो मेरा साफ साफ मैंने आपको उद्देश्य बताया पढ़ाने का कि मेरा एक ही उद्देश्य है पढ़ाने का यूट्यूब पे, कि जिन बच्चों को परेशानी है कि वो बाहर नहीं जा सकते, और साथ ही साथ यह भी मेरा उद्देश्य है कि जो लोग नहीं जा सकते वो लोग यहीं पे अपनी प्री और मेंस दोनों चीज़ें देख सकें। अभी मैंने शुरुआत की है, धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहा और मेरे चैनल पे ग्रोथ हुई तो मैं और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। अभी मैं सिर्फ हफ्ते में 4-5 क्लास से लेने का सोचा है मैंने, और हिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ। यदि ग्रोथ होगी तो उसके साथ साथ मैं और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा उस सब्जेक्ट में आपको मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, वो सब्जेक्ट मैं आपका पूरा ही कवर कराऊँगा। हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, मैं पूरी हिस्ट्री कराऊँगा, चाहे मुझे इसमें यूट्यूब चैनल पे या कि व्यूज़ लाइक सब्सक्राइब कुछ भी ग्रोथ हो ना हो। हाँ, हिस्ट्री के बाद यदि मुझे लगता है कि हाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है तो मैं हाँ और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करूँगा। और उसके पहले भी मुझे लगता है कि हाँ इसमें यूट्यूब लोग देख रहे हैं वीडियो, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, चैनल की भी ग्रोथ हो रही है, तो मैं और भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा। हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, हिस्ट्री में आपकी पूरी ख़त्म करूँगा, ये मैं आप विश्वास रखें। पूरा कंटेंट है आपका, कहीं पे कुछ नहीं छूड़ा। हिस्ट्री के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अलग से। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने कहा कि हिस्ट्री के लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और नहीं पढ़ोगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पेपर में आने वाली चीज़ मैंने कवर की है, लेकिन खुद को डेवलप करने के लिए, खुद के विकास के लिए आपको चीज़ें पढ़नी होंगी। क्योंकि इंटरव्यू में से प्री और मेंस नहीं होता, वो एग्ज़ाम में से प्री और मेंस नहीं होता, इंटरव्यू भी होता है। वहाँ पे जब ही आप फेस कर पाओगे जब आपने खुद से चीज़ें सीखी होंगी, खुद से किताबें पढ़ी होंगी। बिना किताबें पढ़े आप मुश्किल है कि एग्ज़ाम पूरा निकाल पाएँ। मैंने आपको नो डाउट कि पूरे नोट्स आपको दिए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से किताबों में चीज़ें दी हुई होती हैं वहाँ पे फोकस किया जाता है कि बच्चा डेवलप्ड हो उन चीज़ों को पढ़ के, खुद का विकास करे। उनको इसी पैटर्न से बनाया जाता है। नोट्स तो आपके प्री और मेंस के ही होते हैं। उन बुकों को मेरा मानना है, मेरा खुद का तो देखिए यही मानना है कि उनको इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से उसमें लिखावट होती है कि बच्चा जब उसे पढ़े, उन्हें समझने में दिमाग लगाए, अलग अलग शब्द सीखे, अलग अलग चीज़ें सीखे और इंटरव्यू में उन चीज़ों को अप्लाई कर सके कि उसने क्या इन जर्नी में सीखा है अपने पढ़ने की। ठीक है, उन्हें जो तैयारी आपने की है, क्या उस जर्नी में आपने सीखा है, क्या आपने पढ़ा है। इसलिए आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी, बिना बुक्स के नहीं होगा। या तो फिर आप 1 to 12 एक टॉपर स्टूडेंट रहे हैं जिसने हर चीज़ अच्छे से पढ़ी हो, समझी हो, वरना आपको बुक्स पढ़नी होंगी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। एनसीईआरटी तो बेस है यूपीएससी में 50 से 60% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट 6 to 12 की एनसीईआरटी से फैक्ट बन जाते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं रखे हुए। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। हालांकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एक साल में, आप सोच रहे हैं कि एक साल में निकाल लें, आप पेपर करीब है, पेपर के 3-4 महीने पहले आप सोचें कि एनसीईआरटी कवर नहीं हुई, उसके लिए ज़रूर कि महेश कुमार वनवाल की परीक्षा सार आती है जिसको गेस्ट कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो पूरा 6 से 12 तक का निचोड़ है, उस पूरा का सार है परीक्षा चार, महेश कुमार वनवाल। लेकिन जो चीज़ एनसीईआरटी में है, जिस लैंग्वेज में है, सरल भाषा में, वो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा 6 से 12 की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। करंट अफेयर द हिंदू। अब देखिए आज के टाइम पे यदि द हिंदू तो आता ही है, आप पढ़ेंगे, पढ़ें, अच्छी बात है। अगर आपको पढ़ना आता है द हिंदू पढ़ें, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया आप नहीं पढ़ पा रहे, अब पता चला आपने साल भर निकाल दिया उसको पढ़ने में, सीखने में, नहीं। बहुत से चैनल हैं जो करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं, जिससे मैं साफ साफ बताऊं तो प्रशांत तिवारी एक सर हैं यूपीएससी, प्रशांत तिवारी बाई यूपीएससी, उनको आप देख सकते हैं। उनके सीधे सीधे वो आपको टॉपिक्स बता देते हैं कि ये टॉपिक इस जगह से है और यहाँ से आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स होते हैं सीधे सीधे, मैं आपको देखिए दिखा भी दूँ। उनका चैनल है, मैं खुद ज्वाइन किए हूँ, आप ये बताइए।
ठीक है। ये देखिए प्रशांत तिवारी के नाम से है ये चैनल है। ये देखिए रोज PDF अपलोड होगी। ये 22 मई का पूरा करंट। ये देखिए बुक प्राइज, ठीक है, बुकर प्राइज, अर्बन बायोडाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग, इसराइल, चाइना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन है रोज का। यानी इनकी सुबह 8-9 बजे के आसपास क्लास होती है लाइव। उसके बाद ये PDF डाल देते हैं। ये 10 के पहले 11 के पहले आपको PDF भी मिल जाती है। प्रशांत तिवारी ये रहे सर, ये चैनल रहा है इनका। द हिंदू पूरी इनकी प्लेलिस्ट है। ये टीचर रहे प्रशांत तिवारी, ठीक है। इनका आप चैनल देख सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे इनकी वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह लिए देखे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ना मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत परिचय है कि मैंने जानता हूँ, आज तक मिला भी नहीं। सिर्फ लेक्चर देखें, वो मुझे जानते नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर्स देखे, उनकी वीडियोज़ देखे, उनकी वीडियोज़ देख के पढ़ाई की है करंट अफेयर की। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको सहूलियत होगी एक। साथ ही साथ आपको लगता है कि और से कहीं और किसी कोचिंग की, तो हाँ और भी विजन IAS अपना करंट अफेयर निकालते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, शुरू से हैबिट नहीं होती तो नहीं पढ़ पाते एकदम से। अब मान लीजिए 1 साल उसमें आप क्या क्या सीखोगे, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 3-4 साल है, द हिंदू पढ़ो, सबसे बढ़िया। करंट अफेयर से क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, प्री वगैरह में, मेंस में आप करंट अफेयर चीज़ें ऐड करोगे, चेक करने वाले व्यक्ति पे असर पड़ेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। साथ ही साथ और बात करें तो इंटरव्यू के दौरान पूछे गए क्वेश्चन, करंट अफेयर की चीज़ें जब आप उसमें आप ऐड करते हो तो सामने वाले व्यक्ति पे एक असर पड़ता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति जो है वो IAS IPS बनने के लायक है, ठीक है। उसके बाद बात आती है MPPSC की। तो MPPSC में करंट अफेयर का उतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी 6-7 क्वेश्चन, कई बार 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या होता है, सीधी सी एक मंथली मैगजीन्स वगैरह आती हैं, मंथली ईयरली सब आता है उसमें, एग्ज़ाम PDF वगैरह सब आपका उसके अंदर से आ जाएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा। शायद ही 1-2 क्वेश्चन होंगे 6-7 में कि बाहर जाए, वरना आ जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से टाइम 1-2-3 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है MPPSC वालों को। हाँ UPSC वालों को देना पड़ेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि प्रशांत तिवारी का सर का एक चैनल है, मिस्टर प्रशांत तिवारी सर का, वो आप ज्वाइन करें। स्टडी IQ के टीचर हैं, बढ़िया तरीके से आपकी चीज़ें कवर होंगी, हर चीज़ एक एक समझाते हुए, ठीक है। अच्छा पर्पस तो रह गया, अपना पर्पस तो कर लेना। अब पर्पस क्या था, यूज्ड फॉर स्टोरिंग सरप्लस ग्रेन कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स के थ्रू आया हुआ और पब्लिक के द्वारा बांटा हुआ, जो भी सीधी बात है, टैक्स में आपके पास ग्रेन्स आया, आपने ग्रेन से इकट्ठा किया, उसको आपको रखने के लिए जगह चाहिए है, आप रखोगे। इसको काय के लिए यूज़ करोगे, ट्रेड के लिए। जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे फॉरेन ट्रेड चलता था। अब फॉरेन ट्रेड में हड़प्पा वगैरह से देखिएगा, हड़प्पा वगैरह से बहुत सी चीज़ें, हड़प्पा हमारी सिविलाइजेशन से बहुत सी चीज़ें बाहर जाया करती हैं, इसमें प्रीशियस स्टोन वगैरह, हाथी के दांत, आइवोरी, साथ ही साथ हमारे अनाज वगैरह का भी व्यापार किया करते थे। तो उसमें ग्रीनरी का एक महत्व बढ़ता है कि हाँ ट्रेड वगैरह करने के लिए, व्यापार वगैरह करने के लिए आप ग्रीनरी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वहाँ पे लूट करनी होंगी चीज़ें, अनाज रखना होगा अनाज भंडार में, ठीक है। साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में है तो रखने के लिए जगह चाहिए। सिग्निफिकेंस, ऑफ सेंट्रल, ठीक है। ये देखिए सेकंड पॉइंट देखिए सिग्निफिकेंस में, हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है। सेकंड पॉइंट, सजेस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। उसी में से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें प्रीस्ट क्लास रूल करती है, कुछ का मानना था कि यहाँ पे मर्चेंट क्लास रूल करती है, तो कुछ का मानना था कि यहाँ पे क्या था, सेंट्रलाइजेशन था। वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे इनका मानना था कि यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जब भी हो सकती हैं जब इनका कोई हेड हो, एक सेंट्रल में हेड हो। इसकी आज के टाइम पे केंद्रीय सरकार राज्यों को इकट्ठा किए रहती है, उनको आदेश देती है कि आपको ये करना है, जब जाके सरकारें एक साथ काम करती हैं, वरना स्टेट के बीच में भी विवाद होंगे, होते भी हैं नो डाउट। लेकिन सेंट्रल जब
होती है तो सेंट्रल की ही सुनी जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी थी, इसलिए ये चीज़ें हो रही थी, वरना लोगों के बीच रहता है कि ये मेरा अनाज है, ये तुम्हारा अनाज है, हम इकट्ठा इकट्ठा इसको एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर थी वो सरप्लस में थी, अर्बन सेंटर्स में स्टोरेज बनाए गए हैं इसलिए इसके। अगला हम देखें साइट्स कहाँ कहाँ से अनाज भंडार पाए गए हैं। एक बार ये पूरी नोट देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए ही हर चीज़ 3-4 जगह 5 जगह 3-4 जगहों से अलग अलग सोर्सेज से इसको निकाल के बनाया है, और इजी लैंग्वेज में बनाया है। ये नहीं कि बुकों की कठिन लैंग्वेज में बनाया हो, ऐसा नहीं है, इजी ही लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो कि हड़प्पा एक शहर था, हड़प्पा की खोज कब हुई थी बताइए? पहली क्लास में बता दिया था, शुरू के ही 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों बता दिए थे किसने खोजे और कब खोजे। MCQ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं इसकी, जो भी पुराने साल में क्वेश्चन आए हैं, UPSC MPPSC नेट वगैरह में क्वेश्चन आए हैं, सबका एक मैं MCQ बनाऊंगा, पूरा एक पैटर्न, पूरा उसका पेपर। अब वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक क्लास रखूँगा अलग से, जिसमें सिर्फ MCQ ही सॉल्व करने होंगे, उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ये टॉपिक तो ख़त्म होने दो, तो देखता हूँ क्या पढ़ा है आप लोगों ने, और मिलाइएगा पुराने साल के पेपरों से, आपको ये सब कुछ मिलेगा उसमें, प्री ना मेन दोनों में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और देखिए, एक जब तक आप बताएं हड़प्पा मोहनजोदड़ो सूचिका कब खोजा गया, किसने खोजा, मैं बता चुका हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ जो कि टीचर पहले ही क्लास में बताता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि पहले ये चीज़ें सिखाऊँ कुछ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या पढ़ना है। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ने का तरीका बता दिया, नोट्स यही यूज़ करने हैं आपको। बाकी आपको लगता है कोई और नोट्स लेने हैं तो किसी भी कोचिंग के लिए लीजिए, नोट्स हर कोचिंग के बढ़िया हैं, नोट्स कहीं किसी के बेकार नहीं होते, सब लगभग टॉपिक बस देखिएगा सब कवर है कि नहीं, एक बार सिलेबस से मिलाइएगा बस। लेकिन करना क्या है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप UPSC के स्टूडेंट हैं, 5-10 साल के क्वेश्चन उठाइए, टॉपिक 22 चीज़ों को अलग अलग कीजिए। हड़प्पा से कौन सा क्वेश्चन आया, वैदिक के पीरियड से कौन सा क्वेश्चन आया, मॉडर्न पीरियड से, मॉडर्न से, गुप्ता पीरियड से, और अलग अलग जितने भी पीरियड्स हैं, हर पीरियड के अलग अलग। और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, तैयारी का तरीका होता है कि 10 साल के पेपर का एनालिसिस करो, हर सब्जेक्ट का और टॉपिक वाइज उनकी क्वेश्चन एक कॉपी में लिख लो। मैं नहीं कहता एक साथ करो क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके तो कर लो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 या 2 दिन का टाइम, एक ही दिन का लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं होती उतनी मेहनत, तो 2 दिन आप 10 साल के पेपरों से टॉपिक बाइज टॉपिक हर चीज़ निकाल के रख सकते हो। हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के निकाल लो। साथ ही साथ मेंस के भी 5 साल के पेपर वहाँ पे देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो जब भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से चीज़ें दिमाग में बैठानी है, किस तरीके से। देखो हर चीज़ होती है माइंड सेट, आपने सोच लिया करना है तो आप कर लोगे, आपने सोचा मुश्किल है नहीं कर पाओगे। वैसे ही एग्ज़ाम में है कि आप किस माइंड सेट को लेके पढ़ रहे हो, आपके माइंड सेट में है कि ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखोगे, पेपर में आपसे बनेगा। लेकिन आपने पूरा पढ़ लिया, अब आप पेपर देखने जा रहे हो, अब आपको यह नहीं पता था पढ़ने के दौरान कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप पेपर को उतनी तरीके से फेस नहीं कर पाओगे। रिवीजन के दौरान आपको चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ते हुए आपने पेपरों का एनालिसिस किया है, PYQ का एनालिसिस किया है, तो आपने उन चीज़ों पे फोकस शुरुआत से ही दिया है, तो आपको रिवीजन वगैरह के दौरान भी आपको दोबारा से याद नहीं, सिर्फ रिवीजन ही करना पड़ेगा। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है PYQ का एनालिसिस करना। बिना PYQ के एनालिसिस के आप पेपर नहीं निकाल सकते, चाहे PSC हो चाहे MPPSC हो, दोनों में यही है। 10 साल के प्री और 5 साल के आपके मेंस, और जब ये चीज़ें हो जाएं तो मेंस के और पुराने 5 साल के पेपर निकाल लेना। हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है और ईजिली अवेलेबल है। मैं तो आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ही। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था, मोहनजोदाड़ो 1922 में। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम सैनी ने, और मोहनजोदाड़ो की खोज की थी आपकी राखलदास बनर्जी ने। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, ये वह जगह हैं जहाँ से आपको क्या मिला है,
ग्रीनरी के साथ। हड़प्पा यहाँ पे मेन याद रखना, 2 रोज़ में, ये सीधी सीधी अपन रो बना लेते ना, 2 रो में 3-3 की 2 रो थी, टोटल 6 ग्रीनरी मिली हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ओके, वैसे मोहनजोदारो में मिली हैं ग्रिडबाद के एडजेसेंट में, ग्रिडबाद के मतलब पास ही में स्थित है अनाज भंडार गृह, कालीबंगा, लूथल, राखीगढ़ी, इन जगहों से भी प्रमाण मिलते हैं। अब ये मैंने आपको देखो हर चीज़ के बाद मैंने माइंड मैप दिया है। यहाँ पे आपका अभी टाउन प्लानिंग का माइंड मैप पता नहीं फुल क्यों नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, उसको मैं PDF में आपको दे दूँगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, नेक्स्ट रैंक अप के नाम से है। मैं ऊपर अभी मेंशन आपको ऊपर दिख रहा होगा लिखा हुआ नेक्स्ट रैंक अप, वही आप डाल देना, आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने पीछे आपको अभी टेलीग्राम खोला था, उसमें प्रशांत तिवारी के जस्ट नीचे नेक्स्ट रैंक अप का टेलीग्राम चैनल मेंशन था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा टाउन प्लानिंग, ये पूरी टाउन प्लानिंग का एक मैप है। जैसे कि मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया। अब क्या होता है कि यदि आपको एक बुक, मैंने कल भी बताया था, एक बुक को आपको बार बार नहीं पढ़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना छोड़ दोगे, पढ़ना तो है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। सोर्स कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स हो, सब एक ही यूज़ करना है आपको। 10 जगह के नोट 10 बुकें आपको यूज़ नहीं करनी, लेकिन जो भी चीज़ आप यूज़ करो उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिससे जो आपके 500 पेज जो आपने 500 पे एक बुक है आपने 300 दिन में कवर की, तो दूसरी बार आपको ये नहीं कि 200-250 दिन लग रहा है, नहीं, एक महीने में कंप्लीट। उसके लिए आपको ये बनाना होगा, पिछले 10-15 स्लाइड्स का एक यहाँ पे ये देखिए एक चार्ट में पूरा आ गया, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो कि हड़प्पा की टाउन प्लानिंग, सिटी लेआउट में देखें ग्रिड पैटर्न में सिटीज़ थी, नॉर्थ से साउथ ईस्ट टू वेस्ट रोड गई थी, सिटीडाल अपर पार्ट था जो कि वेस्ट में है, लोअर टाउन ईस्ट में है जहाँ कॉमन पीपल रहते थे, सिटीडाल में आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, साथ ही साथ यहाँ पे रूलिंग पार्टी रहती थी, रूलिंग क्लास रहती थी, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, ड्रेन्स कवर्ड थी, यहाँ पे मेन होल्स बनाए गए थे, पकी हुई ईंटों के द्वारा ड्रेन्स का निर्माण था, सैनिटाइजेशन और हाइजीन का ध्यान रखा गया है, यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट एरियाज थे, यहाँ पे एडवांस वाटर बेस्ड डिस्पोजल सिस्टम भी था, रेगुलर क्लीनिंग मेंटेनेंस, मतलब कि जो मेन होल्स बनाए गए थे उनको खोल के लगातार सफाइयाँ होती थी। सफाइयाँ उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे कोई दिखता ही नहीं है सफाई करते हुए जगहों की, कचड़ा पड़ा है, नालियाँ भरी हैं, कोई आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर ध्यान दिया जाता था क्लीनिंग और मेंटेनेंस पे। बिल्डिंग एंड हाउसेस की बात करते 2-2 मंजिला थी, बंट ब्रेक से भी बनी हुई। देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मोहनजोदारो में पकी हुई ईंटों का, तो कई जगहों पर कच्ची ईंटों के भी हमें बिल्डिंग्स चीज़ें देखने को मिलती हैं, बने प्रयोग मिलता है, कई जगहों पर स्टोन से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। 2 मंजिला थी कई जगह पे, हम देखिए 2 मंजिल की बिल्डिंग्स थी, मल्टी स्टोरेज थी, जैसे क्योंकि हमें सीढ़ियों के साक्ष्य मिलती हैं इंटरनल स्टेयरकेसेस के। तो अब आप ये बताइए, अगर 2 मंजिल की बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, तो क्या वहाँ पे एक ही कमरा होगा?
तो मल्टी रूम होंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टी रूम हाउसेज विद कोर्टयार्ड, प्राइवेट बेड्स, उनके खुद की कुएँ थे, उनकी खुद के बाथरूम थे। आज के टाइम पे आप देखते हैं एक होती है हमारी गली, एक होती है मेन रोड की गली, ठीक है। ये ऐसे जाती है, ये मेन रोड की गली हो गई और ये आपके घर की गली। घर की गली, अभी मान लीजिए नुक्कड़ पे आपका, नुक्कड़ के आपका यहाँ पर नुक्कड़ पे घर है, एक घर की साइड आपकी है मेन रोड की और एक घर की साइड है आपकी कहाँ पे, गली में। आपकी जो खिड़की और गेट होंगी वो मेन रोड की तरफ नहीं होंगे, घर गली में होंगे। ये प्राइवेसी के लिए ऐसा किया जाता था। यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग प्राइवेसी पे फोकस करते थे, कोई भी विंडो आउटर वॉल पे नहीं मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज़, खिड़कियाँ जो थी वो अंदर की ओर खुलती थी, अपन ऐसे पकड़ के बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर इस तरीके से अपन खिड़कियाँ खोलते थे। मोहनजोदाड़ो से काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। पब्लिक स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ, अभी अभी अपन ने पढ़ा है ग्रेट बाथ होता क्या है, क्यों मनाया गया, क्या महत्व था, हर चीज़ आप देखिए पीछे एक बार। ग्रीनरी, असेंबली हॉल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक हॉल था जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। मोहनजोदाड़ो से मिला है कि मोहनजोदाड़ो से कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि सिलेंड्रिकल पिलर्स मिलते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे असेंबली हॉल था। सिलेंड्रिकल पिलर्स का सीधा सीधा मतलब है एक बड़े क्षेत्र को टिकाए रखने के लिए, एक बड़ी छत बनी है उसको टिकाए रखने के लिए सिलेंड्रिकल पिलर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे और फिर यहाँ से आप जाओ तो लगभग 500-600 मीटर दूर है दूसरा एक दीवार हुआ, उसके ऊपर पूरी छत गई, ऐसा नहीं होगा। सीधा सीधा हम बात करें हाईवे ब्रिज, हाईवे ब्रिज जो बड़े होते हैं बीच बीच में पिलर्स बनाए जाते हैं, क्यों, जिससे वो वजन से ऐसा कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो कि वो गिरे ना, मजबूती हो, इसलिए ये सिलेंडर के पिलर्स बनाएगा। अब उस टाइम पे हाईवेज तो थे नहीं, तो यहाँ पे क्या माना गया कि ये असेंबली हॉल्स हैं। हर घर में कुआं होता था, ठीक है, हर घर में कुआं होता था, लार्ज पब्लिक वेल्स भी होते थे उसके अलावा। और साथ ही साथ बाथरूमों में स्लोप का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि स्लोप से चिकनाहट फर्श को बिटुमेन मोटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके बाथरूम के फर्श को चिकना बनाया जाता था कि पानी रुके ना। अब है पॉलिटिकल